दोस्तों नमस्कार। इमरजेंसी की बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने वाले खुद एक नहीं बल्कि हजार तरीके से संविधान की हत्या कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश यही है कि भारत जैसे एक सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज को कैसे एक पूरे कबीलाई समाज में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके लिए वो एक से बढ़कर एक तरीके अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आजकल टीएमसी नेताओं के नंगे बदन, जूतों की माला या फिर पिटते पिटाते सड़कों पर परेड की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर आम हैं। उसमें कभी खाकीधारी पुलिस उनकी अगुवाई कर रही होती है तो कभी बीजेपी के नेता। पेश इस तरह से किया जाता जैसे आम जनता की पहल पर यह सब कुछ हो रहा हो। आपको बता दें बीजेपी के मॉडल स्टेट गुजरात की यह आम परिघटना है। पुलिस प्रशासन इसका अक्सर प्रयोग करता रहता है। किसी अपराधी या फिर आरोपी को सजा देने का यह तरीका आमतौर पर सामंती समाज या फिर कबीलाई और पिछड़े समाजों में अपनाया जाता रहा है। या उस समय होता था जब कानून और व्यवस्था का आज जैसा कोई सिस्टम नहीं बना था और बहुत सारी चीज़ें समाज के स्तर पर हल कर ली जाती थी। लेकिन आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के आने तथा राष्ट्र राज्य के निर्माण के साथ ही लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रणाली के तहत कानून और व्यवस्था का पूरा एक ढांचा तैयार हुआ, जिसमें कानून बनाने वाली से लेकर उसका पालन करने वाली और फिर उसके उल्लंघन पर कानून के मुताबिक सजा देने वाली संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिसमें सबकी अलग अलग और स्वतंत्र भूमिका हुआ करती थी। साथ ही सब एक दूसरे से जुड़े भी होते थे, जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था की टर्मिनोलॉजी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा गया। देश समाज में किसी तरह का अपराध होता है तो उसमें सबसे पहले हस्तक्षेप की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच और फिर कोर्ट के सामने पेशी और आखिर में कोर्ट से उसके सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को भंग कर सबसे पहले समाज सामने आ जाएगा और फिर बगैर कोई जांच और सुनवाई किए वही सजा का ऐलान कर देगा तो फिर इन सारी प्रक्रियाओं का क्या होगा? फिर तो ये जिंदा लाश बनकर रह जाएंगी। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे खुद इसकी अगुवाई पुलिस करती दिख रही है। क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है कि कोई पुलिस वाला किसी आरोपी का सड़क पर परेड कराए? यहां तक कि पुलिस स्टेशन में एक लाठी तक मारने का अधिकार पुलिसकर्मी को नहीं होता है। तब इतनी बड़ी परेड कराने का अधिकार पुलिस प्रशासन को कैसे मिल सकता है? और वैसे भी जब तक किसी आरोपी को सजा न मिल जाए, कानून की नज़र में वह निर्दोष होता है। तब ऐसे में बगैर किसी ट्रायल या फिर जांच की प्रक्रिया को पूरा किए किसी आरोपी का सड़कों पर परेड कैसे कराया जा सकता है? परेड का मतलब ही संबंधित शख्स के मान सम्मान को मिट्टी में मिला देना, जो किसी स्वाभिमानी इंसान के लिए मौत की सजा से भी बढ़कर होता है। ऐसे में भला इस तरह का कदम कोई कैसे उठा सकता है? आपने एक दौर में कई बार देखा होगा कि अपनी पिछड़ी सोच के चलते कई बार लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन पुलिस उसे गैर कानूनी मानती थी और बाकायदा उसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती थी और कानून के हाथ में लेने का उनके ऊपर मुकदमा चलता था। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। जिस पुलिस महकमे को ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वही उसकी अगुवाई कर रही है। और कई बार तो ऐसा देखा गया कानून बनाने वाला यानी एमएलए ही इसका शिकार हो गया। टीएमसी के कई विधायकों का कोलकाता की सड़कों पर परेड इसका ताज़ा उदाहरण है। दरअसल इसके जरिए बीजेपी मौजूदा कानून और व्यवस्था की पूरी प्रणाली को ही ध्वस्त करना चाहती है।
कहते हैं किसी को अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी साख को ख़त्म कर दो। और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे सबसे पहले एक नागरिक के तौर पर उस आरोपी शख्स की पहचान खत्म हो जाती है। फिर उसके पीछे चलने वाले लोग नागरिक से कब भीड़ में तब्दील हो गए खुद उन्हें भी पता नहीं होता है, और इस भीड़ में उनकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं रह जाती है। वह सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होते हैं जिसके भीतर ना तो कोई विवेक होता है और ना ही अपनी कोई स्वतंत्र सोच। सामने वाले के इशारे पर वह शुद्ध रूप से भेड़ों जैसा व्यवहार करती है और अपनी पूरी बुद्धि और विवेक को अपने आगे चलने वाले नेता के हाथ गिरवी रख देती है, और फिर नेता जो फैसला लेता है बगैर कोई सवाल किए वह उसका आंख मूंद कर पालन करती है। यानी परेड के तौर पर भक्त बनाने का पूरा कारखाना तैयार कर लिया गया है। और वैसे भी एक बार अगर कोई एमएलए इस परेड का हिस्सा बन गया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी शख्सियत खत्म हो जाती है। उसके लिए खुद अपनी नज़रों में उठ पाना मुश्किल हो जाता है। समाज की नज़र से उठने की तो बात ही दूर है। इस तरह से एक तरफ विरोधी निपट रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी संघ के हिंदू राष्ट्र की राह में रोड़ा बनी सिविल सोसाइटी और राष्ट्र राज्य की पूरी व्यवस्था का ही खात्मा हो रहा है। अनायास नहीं, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को पहले लंगड़ा किया गया और अब उसे अपाहिज बनाने की तैयारी चल रही है, और फिर एक दिन सबको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश में मनुस्मृति के राज को कैसे स्थापित किया जाएगा, सरकार ने उसका भी रास्ता खोल दिया है। इस दौर में बीजेपी सरकारों की जो दो पहचानें बनी हैं उनमें एक है एनकाउंटर और दूसरा है बुलडोजर। यूपी का लंगड़ा एनकाउंटर इतना प्रचलित हुआ कि वह दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकारों का आदर्श बन गया है, लेकिन अभी तक इसकी चपेट में ज़्यादातर पिछड़ी, दलित जातियों और मुस्लिम तबकों के लोग आते रहे हैं। लिहाजा यह उस रूप में कभी मुद्दा नहीं बना और हर तरीके से लोग इसको जायज़ ठहराते रहे। लेकिन अभी हाल में बिहार के भोजपुर में हुए एक शख्स भारत भूषण तिवारी के एनकाउंटर ने पूरी व्यवस्था की चूल्हे हिला दी। वह बिहार से निकलकर पूरे देश का मुद्दा बन गया और आखिर में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और मारे गए शख्स की मौत के स्थान पर उसकी मूर्ति लगाई जा रही है। ऐसा क्यों है? यहाँ न मैं इस एनकाउंटर को जायज़ ठहरा रहा हूँ और ना ही पहले के हुए सारे एनकाउंटर ही जायज़ हैं। मुझसे पूछिए तो इस तरह के एनकाउंटर की पुलिस को इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अब तक हुए हजारों एनकाउंटर क्यों मुद्दा नहीं बने? क्या उनमें से एक भी फर्जी नहीं था? यह बात प्रमुख नहीं है। प्रमुख बात यह है कि उसमें कोई ब्राह्मण नहीं था। इसी तरह से आपको याद होगा कि उसी उत्तर प्रदेश के कानपुर में जब विकास दुबे नाम के एक ब्राह्मण अपराधी को एनकाउंटर में मारा गया था तो वह बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन उसके अलावा मारे गए सैकड़ों दूसरी पिछड़ी जातियों के लोग कभी भी मुद्दा नहीं बन सके। यानी अपने तरीके से बीजेपी संघ और उसका इकोसिस्टम ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा में किस शिद्दत से जुटा है या उसकी चंद नजीरें हैं। यानी एक तरफ संवैधानिक व्यवस्था के पूरे मॉडल को ध्वस्त किया जा रहा है और उसी के समानांतर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पुनर्स्थापना का भी काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, पूरा वीडियो आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सिलसिला बना रहे इसके लिए ज़रूरी हो जाता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव हो, कोई टिप्पणी हो या किस तरह की शिकायत तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।